इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 1 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1 है भारतीय संविधान, जिसका पहला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हमें निर्धारित समय पर स्कूल आना होता है। कक्षा में अध्यापन कार्य के समय बिना शिक्षक की इजाजत लिए बोलना मना होता है। विद्यालय को हमें गंदा नहीं करना होता है। अध्यापकों से सम्मानजनक व्यवहार करना होता है। पंक्ति बनाकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं, पंक्ति बनाकर ही बाहर जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती है, उनसे चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर, अपनी शिक्षिका से स्वयं चर्चा करें और सूची तैयार करें। 3 नंबर प्रश्न है, जरा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा, पहला में होगा विद्यालय में अनुशासन कायम रखना। दूसरा, अध्यापन कार्य अच्छा हो रहा है कि नहीं, इस पर नज़र रखना। तीसरा, अध्यापकों की नियमित हाजिरी व उपस्थिति। चौथा, विद्यालय को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखना व इस संबंध में नई योजना बनाना। 5वां, विद्यालय की प्रतिष्ठा बनाए रखना व बढ़ाना। 6ठा, विद्यालय का समाज में सही रूप से प्रचार होता रहे, इसकी व्यवस्था करना। 4 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर अपने वर्ग में अलग-अलग समूह में समूह चर्चा कीजिए और उसकी मुख्य बातों को चार्ट पेपर पर लिखकर अपनी कक्षा में सजाइए। इसके लिए पहले आपको कई स्रोत जैसे अखबार, इंटरनेट या अपने शिक्षकों से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो इसका उत्तर होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है, जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के-लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। साथ ही इस अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र व शिक्षक का अनुपात 30:1 का होना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है, दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के लिए कौन-कौन से कानून बनाएंगे? तो इसका उत्तर होगा, नहरवाल इलाके के लिए लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहे, इसके लिए कुछ बुनियादी नियम बनाने चाहिए। ये वही नियम होंगे जो कि एक सभ्य समाज का होता है, यानी सभी लोग अपने इलाके की सफाई का ख्याल रखेंगे, कूड़ा उचित जगह पर फेंकेंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे, अनावश्यक और देर रात सड़कों पर जमावड़ा नहीं लगाएंगे, स्त्रियों की इज्जत करेंगे, नहरवाल इलाके की एक पंचायत होगी। आपसी मतभेद होने पर लोग अपने फैसले खुद न लेकर फैसलों का काम पंचायत पर छोड़ देंगे। पंचायत उनकी बातें सुन निष्पक्ष न्याय करेगा। नगरीय समिति यह ध्यान रखेगी कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले और उन्हें उचित मेहनताना भी मिले। भारतीय संविधान के अनुसार ही नहरवाल इलाके के कानून बनेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, यह तो हो गई कानून बनाने की बात, अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाए? इसका उत्तर होगा, कानून को लागू करने का काम विधायिका का है। नहरवाल इलाके में कानूनों को लागू करने का काम इलाके के लोगों द्वारा गठित पंचायत व नागरिक समिति को करना होगा। इनके निर्वाचन सदस्यों पर कानून लागू जिम्मेवारी होगी। 7 नंबर प्रश्न है, सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया? तो इसका उत्तर है, मुन्नी बच्ची है और बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनी जुर्म है। फिर पढ़ना बच्चों का मूलभूत अधिकार है जो उसे संविधान द्वारा प्रदत्त है। इसलिए सरला बहन ने मुन्नी को काम पर नहीं जाने दिया। 8 नंबर प्रश्न है, अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि क्या उन्होंने कभी ऐसी घटना देखी है? तो इसका उत्तर होगा, मैंने अपने बुजुर्गों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने ऐसी घटना देखी है। 9 नंबर प्रश्न है, आपके विचार में छोटी उम्र के बच्चों को काम पर क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, पढ़ना छोटी उम्र के बच्चों का मूलभूत अधिकार है। फिर छोटी उम्र में बच्चों से काम करवाने का उनके मन में ही भावना घर कर सकती है। इससे उनका व्यक्तित्व विकास बाधक होगा, इसलिए छोटी उम्र में बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए।
10 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़ें। शिक्षक की मदद से यह पता लगाएं कि इन घटनाओं के शिकार लोगों की भारतीय संविधान कैसे मदद करता है। घटनाएं। पहला है दहेज के लिए विवाहिता को जला देना। इसका उत्तर होगा दहेज हत्या करने व दहेज के लिए बहू पर अत्याचार करने वाले लड़के वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें कठोर कारावास व जुर्माना शामिल है। 2 नंबर प्रश्न है 10 वर्ष के बच्चों को चाय की दुकान में काम करना। तो इसका उत्तर होगा चाय के दुकान मालिक को इसके एवज में जुर्माना भरना पड़ सकता है, साथ ही कुछ समय का कारावास जेल भी हो सकता है। 3 नंबर प्रश्न है बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखना। इसका उत्तर होगा ऐसे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय संविधान में कड़ी सजा का प्रावधान है। 5 नंबर प्रश्न है किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना। तो इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। जो भी व्यक्ति या संस्था उसकी समानता के अधिकार के खिलवाड़ करता है तो उसके लिए संविधान में कड़ी सजा का प्रावधान है। 5 नंबर प्रश्न है सरकार द्वारा किसानों की जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए जब्त कर लेना। तो इसका उत्तर होगा ऐसी दशा में पीड़ित को अदालत में जाकर सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान हर नागरिक को देता है। उचित मामला होने पर अदालत सरकार को जुर्माना भरने व जब्त जमीन को किसानों को वापस करने का आदेश देती है। 11 नंबर प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा किसी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों की जरूरत होती है उसे ही हम संविधान कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न है बुनियादी नियम क्या होते हैं। तो इसका उत्तर होगा शिक्षा का अधिकार, नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार व कर्तव्य से जुड़े नियमों को बुनियादी नियम कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य केंद्र लोगों को चिकित्सा व चिकित्सकीय परामर्श व जांच, टीकाकरण व दवा वितरण आदि की बुनियादी सुविधाएं देता है। 14 नंबर प्रश्न है अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाएं। इसका उत्तर होगा मुफ्त पुस्तक वितरण, मुफ्त वर्दी ड्रेस वितरण, दोपहर में मुफ्त भोजन प्रदान करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना। 15 नंबर प्रश्न है ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आपकी अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है। तो इसका उत्तर होगा पृष्ठ 6 पर दिए गए चित्रों से पता चलता है कि अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान पर बर्बरतापूर्ण कब्जा जमाए हुए थी। उनका शासन भारत को लूटने और दबाकर रखने के इरादों से भरा हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है, कैसे। तो इसका उत्तर होगा जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, लोग अपने विचार शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे थे। जनता को सरकार के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार होता है, पर अंग्रेज सरकार ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। उन्होंने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया और भी कई प्रकार से करते रहे। अपने स्वार्थ के लिए भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते रहे, जो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक और अंग्रेज सरकार के लिए फायदेमंद था। दरअसल अंग्रेज सरकार अपने फायदे के लिए हम भारतीयों के अधिकारों का लगातार हनन करते रहे थे। 17 नंबर प्रश्न है किस चीज की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। इसका उत्तर होगा बिहार के पश्चिम चंपारण में अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। 18 नंबर प्रश्न है अगर हमारा देश आजाद रहता तो क्या इस तरह लोगों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता। तो इसका उत्तर होगा नहीं, यदि हमारा देश आजाद रहता तो हम भारतीयों को हमारी इच्छाओं के विरुद्ध किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। 19 नंबर प्रश्न है यदि उस समय भारत आजाद होता तो उसका अपना संविधान होता तो क्या इस तहत इसकी घटनाओं को रोका जा सकता था। तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल रोका जा सकता था। यदि उस समय भारत आजाद होता और उसका अपना संविधान होता तो लोग अदालत की शरण में जाकर अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर लेते और ऐसी घटना नहीं होती।
20 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की? तो इसका उत्तर होगा 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी थी। 21 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? तो इसका उत्तर होगा भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को मानने पर अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ता, क्योंकि विदेशी लोगों द्वारा अपने देश पर शासन कोई देशवासी स्वीकार नहीं करता, इसलिए अंग्रेज सरकार ने यह मांग ठुकरा दी। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या-क्या मांगे रखी? तो इसका उत्तर होगा भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में इन मांगों को रखा: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। 23 नंबर प्रश्न है, किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर बुनियादी मूल्यों को शामिल किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के बुनियादी मूल कौन-कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा भारत के संविधान के बुनियादी मूल अग्रलिखित है: लोकतंत्र, स्वतंत्र, समानता, न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता। 25 नंबर प्रश्न है, बच्चे क्यों खुश थे? तो इसका उत्तर होगा स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होने से बच्चे खुश थे। 26 नंबर प्रश्न है, शिक्षिका ने सभी बच्चों के विचार क्यों लिए? इसका उत्तर होगा शिक्षिका ने सभी बच्चों के विचार इसलिए लिया ताकि उन्हें एहसास हो कि इस सांस्कृतिक आयोजन में सबकी भागीदारी हो रही है। 27 नंबर प्रश्न है, कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो क्या होता? तो इसका उत्तर होगा यदि शिक्षिका कार्यक्रम की योजना स्वयं बनाती तो कई बच्चे दुखी हो जाते कि कार्यक्रम में उनकी कोई भागीदारी नहीं हुई। 28 नंबर प्रश्न है, क्या बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे? तो इसका उत्तर होगा हाँ, बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे। शिक्षिका ने उनको अपनी बातों कहने का पूरा मौका दिया था। 29 नंबर प्रश्न है, कार्य योजना बनाने में क्या सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी? तो इसका उत्तर होगा हाँ, कार्य योजना बनाने में सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी। 30 नंबर प्रश्न है, इस अनुभव से आपको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में क्या समझ आता है? शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना बात अभिव्यक्त करने का पूरा हक होता है। सरकार बनाने के लिए सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। 31 नंबर प्रश्न है, स्वयं करें और बताएं पुस्तक में दी गई संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि इनमें भी संविधान में कौन-कौन सी स्वतंत्रताएं झलकती है। इसका उत्तर होगा पृष्ठ 10 पर दिए गए चित्रों में से प्रथम में अवसर की समानता के तहत शिक्षा पाने का स्कूली बच्चों का अधिकार झलकता है। दूसरे चित्र में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और तीसरे चित्र में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता झलकती है। 32 नंबर प्रश्न है, क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है? यदि किसी भी व्यक्ति या सरकार के कार्यों से दूसरे के हित को खतरा पहुंचता है तो क्या ऐसी स्वतंत्रता समाज के हित में सीमित की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं हो सकता। व्यक्ति के जिन विचारों से दूसरे वर्ग संप्रदाय को ठेस पहुंचे और उसके जिन विचारों से राष्ट्र की अखंडता को खतरा पहुंचता है उन्हें सीमित किया जा सकता है। इसके लिए उसे दंडनीय भी किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति या सरकार के कार्यों से यदि दूसरे के हित को खतरा पहुंचता है तो उसे सीमित करने के लिए देश की अदालत अपना दखल देती है। 33 नंबर प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि संविधान में कौन-कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका उत्तर होगा हमारे संविधान में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। 34 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन-कौन सी असमानता दिखाई दे रही है? तो इसका पहला प्रश्न है, अपहरण के मामले में 4 लड़के गिरफ्तार होते हैं। उनमें श्याम एक धनी परिवार का इकलौता लड़का है। मजिस्ट्रेट सभी को एक ही सजा सुनाता है। तो इसका उत्तर होगा धनी परिवार के लड़के की इस कांड में मुख्य भूमिका हो सकती है। इसकी जांच कर उसे अन्य की अपेक्षा अधिक कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। यहाँ आर्थिक असमानता का मामला है। 2 नंबर प्रश्न है, एक गांव में स्थित मंदिर में कुछ खास समुदाय के लोगों को नहीं जाने दिया जाता। तो इसका उत्तर होगा
यहाँ उस खास समुदाय के धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने की असमानता दिखाती है। 3 नंबर प्रश्न है, आपके पड़ोस के स्कूल में आपके छोटे भाई का नामांकन नहीं किया जाता क्योंकि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, इस मामले में आर्थिक असमानता दृष्टिगोचर होती है। 4 नंबर प्रश्न है, किसी निजी नौकरी के लिए आपको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप किसी खास समुदाय के हैं। तो इसका उत्तर होगा, इस मामले में अवसर की समता का व्यक्ति का अधिकार खंडित होता है। 35 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समानता के सिद्धांत के विरुद्ध क्यों नहीं जाती? अपनी शिक्षिका की सहायता से इस प्रश्न पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यह समानता के विरुद्ध नहीं है क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को समुदाय से दबाया जा रहा है। उन्हें छात्रवृत्ति देकर अन्य वर्गों के समक्ष लाने की कोशिश समानता के सिद्धांत के ही अनुकूल है। 36 नंबर प्रश्न है, अपने स्कूल के चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी एकत्र कीजिए। ये योजनाएं क्या हैं और क्यों चलाई जाती है? समूह में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर होगा, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान देश के लोगों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करता है। लोगों के बुनियादी मूल्यों व अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा ही संभव है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के लिए देश का संविधान व्यक्ति की हर संभव सहायता करता है। 2 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी? तो इसका उत्तर होगा, भारत के लोग अंग्रेजी सरकार के बर्बर और क्रूर शासन से त्रस्त थे। लोगों को न आर्थिक आज़ादी थी, न सामाजिक और न ही राजनीतिक आज़ादी हासिल थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं थी। दमनपूर्ण शासन से त्रस्त भारत के लोगों को लगने लगा कि जब तक अपना संविधान देश में लागू नहीं होगा, तब तक लोगों को बेहतर शासन प्राप्त नहीं होगा। अतः स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग रखी। 3 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में मुझे बुनियादी मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। इन मूल्यों में प्रमुख है लोकतंत्र, स्वतंत्र, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। इन मूल्यों का महत्व इन तथ्यों से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं इन्हें संविधान की उद्देशिका में लिखा गया। 5 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 बजे शुरू हुई। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा की अध्यक्षता की। इस सभा में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचार प्रस्तुत किए। समिति में 2 विचारधाराएं थी। बड़ी तादाद में विख्यात वकील थे जो बहुत बारीकी से हर वाक्य, हर शब्द, यहाँ तक कि विराम और अल्प विराम की जांच कर रहे थे। ये दोनों विचारधाराएं 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों से मामले को देखती थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों को इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सकें। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। दोनों विचारधाराओं में काफी बहस हुई और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसे एक अच्छा मध्यम मार्ग माना गया। दोनों विचारधाराओं के लोगों ने सिर्फ एक देश के मूल अधिकार का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मूल अधिकारों का अध्ययन किया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहां तक संभव हो उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके। इन बातों पर इस सदन में मतभेद हो सकता है। सदन को हर धारा पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करके विकल्प सुझाने, संशोधन के सुझाव देने और निरस्त करने का अधिकार है। इसका पहला प्रश्न है,
संविधान सभा के मूल अधिकारों की समितियों में कौन-कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे? इसका उत्तर होगा संविधान सभा के मूल अधिकारों की समितियों में 2 विचारधाराएँ प्रमुख रूप से उभर रही थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सकें। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपना अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। 2 नंबर प्रश्न है, आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत हैं और क्यों? इसका उत्तर होगा मैं प्रथम विचार से सहमत हूँ क्योंकि यह विचारधारा लोगों को अधिक से अधिक अधिकार देने के पक्षधर हैं जिन्हें अदालत की सुरक्षा भी सीधे-सीधे प्राप्त होती है। 3 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्य किस तरह किसी निर्णय पर पहुंचते थे? गद्यांश के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा संविधान सभा के सदस्य काफी बहस कर अंत में इस मुद्दे के बीच का रास्ता निकालते थे, जिसे एक अच्छा मध्यम मार्ग माना जा सकता था। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।